हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोग का टेस्ट हुआ था, उसमें ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्पेयर, ठीक है, टू आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ गोल्ड आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो स्पेयर है और दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, और दोनों का रेडियस मान लेते हैं आर, ठीक, और ये भी मान लेते हैं आर रेडियस। ये दोनों का सेंटर है, ठीक, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का डेंसिटी मान लेते हैं रो है, ठीक, मास एम है। यानी टू आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ गोल्ड आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे दोनों का मास, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों को हम लोग लिख सकते हैं G m स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2r। ये हो जाएगा तुम्हारा 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे इस मास को हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मेरा क्या, मास, ठीक है। और स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 πr³। अगर हम v के जगह पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 πr³, और ये हो जाएगा m। तो मास मेरा मिल गया, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Fg 4/3 πr³ इंटू रो, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे 4r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये जो आएगा, ये आएगा मेरा f जो होगा, सिर्फ हमें किसको देखना है, r को देखना है। तो यहां पे r³ है और उसके पावर होल का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं r की पावर 6 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है r स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, और नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो f जो आएगा, यहां से ये जाएगा तो कितना आएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r की पावर 4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर देखते हैं इसमें। देखिए यहां पे लिखा हुआ है C वाला, थर्ड वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो यही मेरा आंसर होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टू एयर बबल इन वाटर, ठीक है। मान लीजिए दो एयर बबल है, अब उसको वाटर में ले जा रहे हैं, तो वाटर का मीडियम जो होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन दो मास के बीच का डिस्टेंस, ये r स्क्वायर, ठीक है। अब जब भी दो एयर बबल को वाटर में ले जा रहे हैं तो डेंसर मीडियम हो गया, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा G, और दोनों का मास -m, और इसको भी क्या मान लेते हैं, -m मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा Gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, नॉर्मल आ रहा है, जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हैं Gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में कैसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा इसका आंसर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज। देखो जो VRMS होता है ना, जो गैस का VRMS स्पीड होता है, वो मून पे
क्या होता है कि ज्यादा होता है कंपेयर टू वहां के भी स्केप से, भी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा होता है VRMS कहाँ का, मून का। इसलिए वहां की सारी गैसेस क्या हो जाती हैं, सारी गैसेस उड़ जाती हैं, इसलिए वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ पे, मून पे। और उसका स्केप वेलोसिटी कितना होता है, भी स्केप होता है किसका, मून का, 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज द escape velocity of gas molecule is lesser than their root mean square velocity। ठीक है, सही बात है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, यहां से गैसेस उड़ जाती हैं, क्योंकि वहां पे VRMS बोल सकते हैं, इसके उल्टा भी बोल सकते हैं, VRMS क्या होता है वहां पे, ज्यादा होता है कंपेयर टू भी स्केप से, इसलिए वहां से गैसेस क्या हो जाती हैं, पूरी उड़ जाती हैं। ठीक है, और ये भी स्केप कहां का है, मून का है। ठीक, और अर्थ का तो पता ही होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैसे हमारे सिलेबस से इस बार नीट से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हटा दिया गया है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहां से हटा दिया, लेकिन तब भी हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज वन व्हिच रिमेन स्टेशनरी एट अ फिक्स्ड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, revolve like other satellite but in opposite direction of earth rotation, revolve around the earth at a suitable height with same velocity and same direction as earth does about its own axis। ठीक है, तो यहां पे जो 4 वाला है, तो 4 का भी हम लोगों का जो आंसर होगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या होगा, सेम, रिवॉल्व विद सेम स्पीड से घूमता है, सेम डायरेक्शन, जिधर अर्थ घूमता है उसी डायरेक्शन में ये भी घूमता है। तो ऐसे ही सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, वेनिसेस एट सच डिस्टेंस, इज बैलेंस्ड बाय द विस्कस ड्रैग produced by the atmosphere, produce the necessary acceleration of its motion in a curved path। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज प्रोड्यूस द नेसेसरी एक्सेलरेशन। इसका आंसर क्या होगा, प्रोड्यूस द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन इन ए कर्व पाथ। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, एक्चुअली में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं, अगर किसी प्लेनेट के अराउंड मूव करती हैं, ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट है जिसका मास m है और ये क्या है, कैपिटल M है, तो इनके बीच में फोर्स लगता है, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर। ठीक है, तो प्रोड्यूस द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन इन ए कर्व पाथ। तो ऐसे सैटेलाइट मूव करती हैं, तो यही मेरा क्या होगा, यही वाला आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, if the earth were to rotate faster than its present speed then weight of an object will be। देखो, अगर मेरा एक अर्थ है और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक, इसको बोलते हैं पोल और इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो रोटेशन की वजह से जो जी इफेक्टिव आता है, या जी डैश बोले या जी इफेक्टिव बोले, वो होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये जब भी हम इक्वेटर की बात करते हैं तो थीटा की वैल्यू हम लोग यहां पे कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, तो इक्वेटर पर अगर देखा जाए तो जी इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ओमेगा यानी जो अर्थ रोटेट हो रहा है ओमेगा से, उसकी बात हो रही है। अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दी जाए, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा, तो इसमें से जब घटाएंगे बड़े वाले को तो वैल्यू और क्या होगी, कम होगी। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो देखते हैं सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, डिक्रीज एट द इक्वेटर। सही बात है, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर की बात हो रही है, थीटा हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो डिक्रीज एट इक्वेटर। पोल पे क्या है,
होल यही है, तो यहाँ पे जी डैश जी इफेक्टिव या जी क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है केपलर सेकेंड लॉ। तो केपलर सेकेंड लॉ रिगार्डिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ एरिया वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आप लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ, केपलर सेकेंड लॉ। ठीक है, एरियल वेलोसिटी डीए बाई डी, ठीक है। एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे आप लोग सेकंड लॉ पढ़े हुए, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, टी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो केपलर सेकंड लॉ में हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो चलिए 8 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 वाले में क्या दिया हुआ है कि टू सैटेलाइट ऑफ मास m1 एंड m2 आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहला दिया m1 जो है बड़ा है किससे, m2 से, और दूसरा ये भी दिया है कि r1 जो बड़ा है किससे बड़ा है, r2 से। ठीक है, तो m1 बड़ा है m2 से और r1 बड़ा है किससे, r2 से। तो अगर कोई प्लेनेट है, ठीक है, उसके चारों तरफ सैटेलाइट ये रोटेट कर रही है, तो यहां पे ये क्या है, कौन सा सैटेलाइट है जिसका रेडियस कम है, तो इसका रेडियस कौन सा है, R2 मेरा, इसको R2 मान लेते हैं और ये M2 मान लेते हैं। और दूसरा सैटेलाइट जो है वो है मेरा, दूसरा वाला सैटेलाइट M1 है, तो ये कितनी दूरी पे है, ये है R1 दूरी पे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है सैटेलाइट की वो होती है √GM बाई R। ठीक है, और R क्या होता है, R प्लस H होता है। ठीक है, R क्या होता है, स्मॉल r प्लस H होता है। तो अगर हम देखें तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा V ऑर्बिटल GM अपॉन R हो गया R प्लस H। तो हम बोल सकते हैं V ऑर्बिटल इनवर्सली हो जाएगा किसके, √R के, यानी कुल मिला जुला के अगर R बढ़ेगा तो V क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे R1 जो है बड़ा है किससे, R1 बड़ा है R2 से, तो V1 क्या होगा, छोटा होगा किससे, V2 से। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मून सिस्टम। ठीक है, अर्थ और मून, ये मून है। ठीक है, अर्थ मून सिस्टम इज यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, यू, विच इज 0 एट इंफिनिटी सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन, विच इज 0 एट इनफाइनाइट सेपरेशन इफ k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू, ये मून नहीं है, अर्थ है। ठीक है, देन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें बताना है, तो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ क्या देखें, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है, आधा क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी का आधा किसके बराबर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन के। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं तब, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया है लेट V एंड E द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इस सेल दिया हुआ है, तो सेल मतलब क्या हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, और सिर्फ स्फीयर रहे उसका मतलब होता है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सेल का मतलब क्या हो गया, हॉलो स्फीयर। तो अगर हम फील्ड का ग्राफ बनाएं हॉलो स्फीयर का,
ठीक है। तो जो फील्ड का ग्राफ होता है वो मेरा कुछ इस टाइप से होता है, इसका हॉलो स्फीयर का। ठीक। और अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल का, ये किसका है, ई वर्सेस आर का। पोटेंशियल का जो जब बात करेंगे तो पोटेंशियल का जो ग्राफ बनता है मेरा सेल का, वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है। तो पोटेंशियल वाला कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक। और फील्ड वाला क्या है, यहां तक जीरो था, फिर क्या हो गया, एक यहां पे डिसकंटिन्यूटी यहां पे है। तो क्या होगा इसका आंसर, द प्लॉट ऑफ V अगेंस्ट R इज डिसकंटिन्यूअस। ये तो गलत हो गया भाई, द प्लॉट ऑफ E अगेंस्ट R। तो सेकंड वाला राइट है, फर्स्ट वाला क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा होगा, तो B पहले वाले में क्या दिया, दोनों करेक्ट है, A इज करेक्ट नहीं, B इज करेक्ट एंड A इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो B वाला क्या है, करेक्ट है, A वाला क्या है, रॉन्ग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसके बीच का ग्राफ था, ये V और R के बीच का ग्राफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, फिगर shows the elliptical path of a planet about the sun, the two shaded part have equal area। इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल एरिया। इफ T1 T2 be the time taken, T1 T2 मान लेते हैं, T1 T2 be the time taken by the planet to go from A to B and C to D। ठीक है। तो आप लोगों को केपलर का सेकेंड लॉ याद होगा, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर एरिया, ये दोनों एरिया, इसको A2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, A1। अगर एरिया इक्वल हो गया, A2 किसके बराबर हो गया है, A1 के, तो एरिया इक्वल शिफ्ट कर रहा है, कब करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी T2 किसके बराबर हो जाएगा, T1 के। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Weightlessness experienced while orbiting the Earth in spaceship is the result of। देखिए, अगर कोई प्लैनेट है या कोई, मान लीजिए अर्थ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो रहा है, या कोई भी स्पेसशिप है चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर अर्थ उसको क्या करती है, खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, पुल करती है। ठीक। तो ये क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल के कंडीशन में आता है, ठीक है। और जब भी फ्री फॉल का कंडीशन होता है, फ्री फॉल, तो वहां पे वेट, फ्री फॉल के केस में वेट क्या हो गया, जीरो। तो mg लिखते हैं, तो g को भी क्या मान सकते हैं, जीरो। और ये कौन सा, यानी यहां पे इसमें से जो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, जीरो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फ्री फॉल के केस में वेट जीरो होता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जी जीरो मान लेंगे। या वेटलेसनेस में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन हमें मिलता नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जीरो होता है वेटलेसनेस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ग्रेविटी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट बिकम जीरो, देन द सैटेलाइट विल बी। जब भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जैसे ही उसका फोर्स जीरो होगा, तो उस समय उसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, जैसे ही फोर्स होगा जीरो, उस समय जो उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से उस ऑर्बिट में क्या होगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट इन द सेम वेलोसिटी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A planet move around the sun at a point P, it is closest from the sun at a distance d। ठीक है, d1 and has speed v1 at another point q when it is furthest, यानी ये कुछ इस टाइप से, यहां पे सन है, ठीक है। यहां पे जब प्लेनेट आ रहा है, प्लेनेट मूव अराउंड द सन एट पॉइंट P, इट इज क्लोजेस्ट एट अ डिस्टेंस d1, यानी सन से ये वाली दूरी कितनी है, d1, और एंड हैज ए स्पीड v1। मान लो ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं v1, और जब ये प्लेनेट यहाँ पे गया, तो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं v2, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको मान लेते हैं d2 फॉरदेस्ट। ठीक है। तो स्पीड पूछा है, यानी हमें क्या पूछा है, v2 पूछा है, v2 क्या होगा।
ठीक है। तो जब यहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे यानी टी एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है v1r1 इज इक्वल टू v2r2, ठीक है। टी एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। टी एक्सटर्नल जब जीरो होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ में हम लोग देखते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, v1r1 इज इक्वल टू v2r2। r1 क्या है, r1 जो है डिस्टेंस है, v1 क्या है, ये v1 हो गया, और d1 यहाँ पे r1 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, d1 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v2, और r2 मेरा क्या हो जाएगा, d2। तो यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है क्या, v2। तो ये हो जाएगा v1 d1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, d2। तो v2 में निकालना था, तो क्या आंसर होगा, v1 d1 अपॉन d2। तो ऑप्शन नंबर 3 ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द मास ऑफ द मून इज 1/81 ऑफ अर्थ मास एंड रेडियस 1/4 दैट ऑफ अर्थ इफ द एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2 gm/r। तो अगर मून के लिए लिखेंगे तो मून के लिए हो जाएगा √2 g मास ऑफ मून और ये रेडियस ऑफ मून। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g, मास ऑफ मून कितना दिया है, मास ऑफ मून 1/81 टाइम्स, यानी m/81 हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ के क्या हो गया, 1/81 टाइम्स हो गया। और रेडियस ऑफ मून कितना दिया है, तो 1/4 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, r/4। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये किसके लिए है, ये अर्थ के लिए था, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे और इसका पूरा देखते हैं, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है ना, वो आता है, क्योंकि देखिए अर्थ का हमें कितना दिया है, इसकी वैल्यू में दी हुई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो अभी बताया था कि कितना होता है, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, there are two bodies of mass 10⁻³ and 10⁻5 separated by distance of 1 kilometer. At what distance from the smaller body the intensity of gravitational field will be 0? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है दो बॉडी है, एक का मास कितना है 10⁻³ kg है, और दूसरे का मास कितना है 10⁻5 kg। एट व्हाट डिस्टेंस, कह रहा है कितने डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी, ये स्मॉलर बॉडी से कितनी दूरी पे, मान लो x दूरी पे, यानी यहां पे द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। तो यहां पे मान लेते हैं इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इनके बीच का दूरी कितना दिया है, 1 दिया है, ये कितना दिया है 1 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी, ठीक। तो यहां पे ई नेट जो 0 है, ई नेट कब 0 होगा, जब दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या नेट फील्ड हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई नेट 0 है, तो लिख सकते हैं इसको, अगर 1 मान लेते हैं तो इसको 2 मान लेते हैं, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E2, और दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी मास कितना दिया है 10⁻3, और डिस्टेंस यानी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस मास की वजह से यहाँ पे फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो gm अपॉन r स्क्वायर, r कितना है x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा g E2 की वजह से, यानी इस वाले मास की वजह से, इस वाले मास की वजह से हो जाएगा g इंटू मास कितना दिया 10⁻5, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे, इसको सॉल्व करते हैं तो g से g चला जाएगा, और इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 1 - x अपॉन x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 10⁻5, अरे ये इधर चला गया और ये नीचे आ जाएगा 10⁻3, इसको लिख सकते हैं 10⁻2। अब यहां से स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट ले लो, तो रूट लोगे तो ये हो जाएगा 1 - x अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर ले जाते हैं तो 1 - x इज इक्वल टू 10x
तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 11x, तो क्या हो गया 1/11। यानी स्मॉल मास से x दूरी पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, तो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू बॉडी ऑफ मास 10 kg and 100 kg are separated by distance 2m. The gravitational potential at the midpoint on the line in joining the two. ठीक है, कह रहा है कि दो बॉडी है, 10 kg है एंड 100 kg है। ठीक है, दूसरा वाला 100 kg का है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, यानी हमें मिड पॉइंट पे बताना है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये दूरी, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है Gm/r। ठीक है, अब यहां पे पहले, अच्छा स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐड करेंगे इसको, तो ये पी पॉइंट पे मान लीजिए मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमें बताना है, लिख सकते हैं Vp हो जाएगा V1 + V2, तो ये हो जाएगा -G, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो G - G M1 R1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +-G M2 R2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं G M1 और इसको लिख सकते हैं -G मास ऑफ 1 कितना दिया है, 10 kg दिया है और डिस्टेंस क्या है 1, ये -G इसका कितना दिया है 100 और डिस्टेंस कितना दिया है 1 ही है। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मेरा 17 नंबर का थर्ड आएगा। ठीक है, थर्ड वाला कौन सा, -ये, इसको सॉल्व करिएगा, कॉन्सेप्ट यही है, इसको वैल्यू पुट करेंगे जी का, बाकी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 7.3 × 10⁻⁹ माइनस में। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम एट अ प्लैनेट इफ इट्स लेंथ ऑन अर्थ इज l। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, कौन सा पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है। ठीक है, तो 2 सेकंड है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरा t = 2π√L/g। तो इस पेंडुलम को हम लोग एक प्लेनेट पे ले जा रहे हैं जहां पे g की वैल्यू क्या हो जा रही है, G/4। तो बोला है कि लेंथ कितना होना चाहिए उस प्लेनेट पे। ठीक है, अगर उसका टाइम पीरियड जो है 2 सेकंड है, यानी दोनों जगह 2 सेकंड है, तो लेंथ का हमें देखना है। कोई बात नहीं, इसका रेशियो देख लेते हैं। तो इसको T1/T2 लिख सकते हैं, रेशियो जब देखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1/G1 और यहाँ पे ये हो जाएगा L2 और ये क्या हो जाएगा G2। दोनों 2 सेकंड है, तो यहाँ पे 2 सेकंड और ये भी क्या हो जाएगा 2 सेकंड, तो 1 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं L1/L2 × G2/G1। ठीक है, तो लेंथ, इफ इट्स लेंथ ऑन अर्थ इज L। अच्छा, इसको स्क्वायर कर दो तो ये 1 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा L1/L2, ये हो जाएगा G2/G1। ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो यही बचेगा। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकालना है, इट्स लेंथ ऑन अर्थ इज L। तो हमें L1 किसको माना है, L1 मान लिया है अर्थ को, 1 वाला किसको माना, अर्थ, दूसरा वाला हमें निकालना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो L2 को हम लोग लिख सकते हैं, यहां से L2 कहां चला गया इधर, तो क्या बचेगा G2/G1 × L1। ठीक है, अब कह रहा है कि वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/4। दूसरे वाले प्लेनेट पे G, स्मॉल g की वैल्यू क्या है, G/4। इसको लिख लेंगे क्या, G/4 और ये क्या है G1, G है, L1 क्या है, L है, तो G से G चला गया तो L2 कितना आ गया, L2 आ गया L/4। यही आएगा, तो यही मेरा आंसर है। कौन सा, आंसर नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिटिंग अर्थ इज।
तो टाइम पीरियड हमें बताना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। और जब भी पेंडुलम सेटेलाइट में ऑर्बिटिंग करता है, जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो टी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक। फ्री फॉल ऐसे ही नॉर्मल गिराइए ना, तो देखिए जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे जो एक पेंडुलम को नॉर्मली वैसे ही छोड़ दिया जाए फ्री फॉल के कंडीशन में या वैसे ही, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट केस हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेटेलाइट का केस है, वहां पे जी इफेक्टिव या जी कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, A body of mass m is taken from Earth surface to the height h equal to the radius of Earth. Height कितना दिया है, r के बराबर। The change in potential energy, अच्छा इसका फार्मूला होता है डेल्टा यू, ये होता है mgh 1 प्लस h बाई आर। इसको भी वो स्मॉल h इज इक्वल टू r लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमसे बोला h किसके बराबर हो गया, r के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं mg, h को क्या लिख सकते हैं r, ये हो जाएगा 1 प्लस h को r लिख देंगे, तो r बाई आर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा mg r बाई, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg r बाई 2। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा सेकेंड वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द एस्केप वेलोसिटी for a body projected vertically upward from the surface of earth is 11 km per second if the body is projected at an angle of 45 degree। देखिए इसके वेलोसिटी जो होता है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो जितने वेलोसिटीज फेंके हैं वही आंसर होगा, 11 किलोमीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है if the length of simple pendulum is increased by 2% then time period। अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। और जब भी इस टाइप का 5 या 5% से कम वाला कॉन्सेप्ट दिया रहता है ना, तो वहां पे वो एरर में आप लोग पढ़े होंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 पाई और जी को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रूट एल। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल के पावर 1/2। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं परसेंटेज चेंज वाला, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 डेल्टा एल बाई एल, इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज हो गया डेल्टा टी बाई टी, तो यही हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज या देन टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा, डिक्रीज, पॉजिटिव में आएगा तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव में आता है तो डिक्रीज होता है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 डेल्टा एल बाई एल, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया है, 2% दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2%, तो 2 से 2 गया कितना आएगा 1% आंसर होगा, प्लस में है तो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा इंक्रीज बाई 1%, तो आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द मेजरमेंट ऑफ जी अ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड वाज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2% व्हाइल द लेंथ वाज मेजर्ड एक्यूरेसी ऑफ 0.5%, द परसेंट एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरा, स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एल बाई जी, ठीक है। तो परसेंटेज एक्यूरेसी जी में पूछा है तो इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही वाला एक्यूरेसी वाला या परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे जी किस पे एल पे और किस पे टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। 4 पाई स्क्वायर क्या ले लिए, कांस्टेंट ले लिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में आएगा तो क्या लेंगे, प्लस में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। अब परसेंटेज में देखना है तो इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100
इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया है 0.5%, तो ये कितना हो जाएगा 0.5% प्लस 2 इंटू टाइम में कितना दिया है, तो टाइम पे 0.2%, तो ये हो जाएगा 0.4 और ये 0.5, तो कितना आएगा 0.9%। तो आंसर क्या होगा 4। थैंक यू।